Police in India fired tear gas shells at crowds of protesting farmers as they began their march to New Delhi to protest crop prices. हाय फ्रेंड्स, आपने अभी छोटे से क्लिप में देखा कि किस तरीके से हमारे देश में जो नेशनल कैपिटल रीजन में एक छोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है। अब देखो, ये एक वीडियो क्लिप था। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक वीडियो क्लिप में आपको कुछ दिखा रहा है तो वो सच है, लेकिन इस सच्चाई के पीछे की सच्चाई क्या है उसको हम इस वीडियो के थ्रू में जानेंगे कि किसान आंदोलन के पीछे कितना सच, कौन किसका कितना सच है और कौन झूठा है। बिकॉज अगर कोई एक सच्चा है तो दूसरा जाहिर सी बात है झूठा है। तो वो भी देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो C2+50 फॉर्मूला है ये क्या है। अभी हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने जिन्हें भारत रत्न से नवाजने का फैसला लिया है, MS स्वामीनाथन, ये उन्होंने कहा है कि C2+50 फॉर्मूला को एप्लीकेबल करो, देश में लागू करो, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का क्या कारण है, फॉर्मूला क्या कहता है, ये 3 फार्म लॉ जिस वजह से दिल्ली चलो का कैंपेन शुरू हुआ, इस सारा चीज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक बात है कि हम शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि आधा सच कभी नहीं होता। तो शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, नवंबर 25 2020, जहां पे फार्मर्स स्पेसिफिकली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा मार्च टुवर्ड्स द नेशनल कैपिटल रीजन एंड ये डिमांड कर रहे थे कि जो नया कृषि कानून में बदलाव किया गया है उसको वापस लो। तो उन्होंने कैंपेन का नाम दिया था दिल्ली चलो कैंपेन। ठीक है, तो देखो, ये जो दिल्ली चलो कैंपेन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि रिपील ऑफ द अमेंडेड लॉ। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से शुरू करते हैं, तो इसका मतलब मुझे आपको ये अमेंडेड लॉ के बारे में एक ब्रीफ बताना होगा। तो इसका भी एक टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं कि ये जो अमेंडेड लॉ है ये किस तरीके से आगे आया। फिर से मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, नवंबर 15 2020, जब कोविड के बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना की बात कर रही थी, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात कही थी कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि जो 3 फार्म लॉ है उसमें कुछ बदलाव करे। राइट, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं टाइमलाइन में आगे। जून 3 2020, राइट, ये वो दिन है जहां पे भारत सरकार ने ये 3 कानून को थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आने की इच्छा जताई। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं होता है, और भारत सरकार को अगर कोई भी कानून पास कराना होता है तो उनको ऑर्डिनेंस पास करना होता है। तो यूनियन कैबिनेट ने 3 जून 2020 को ये पास कर दिया। तो इसका मतलब अब इसमें राष्ट्रपति का मुहर लगना बाकी था। तो ऑर्डिनेंस यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को पास कौन कर सकता है? आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये समझ लेना है कि इट कैन ओनली बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स एंड 6 वीक। अगर कोई भी पार्लियामेंट सेशन में है तो उसे 6 हफ्ता के अंदर पास कराना पड़ता है, नहीं तो वो कानून एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस कीवर्ड को यहां पे आपको समझना है। तो इस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया जून 5 2020। इसका मतलब क्या हुआ? जून 5 2020 को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद ये कानून अब बिल नहीं रहा, ये कानून पास हो गया। ये वो कानून था जिसके वजह से हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो नाराज थे। तो जाहिर सी बात है, इस कानून में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई होंगी जिस वजह से उनकी नाराजगी सामने आई। तो वो क्या था वो हम देखेंगे समझेंगे, लेकिन आगे हम प्रोसीडिंग्स पे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो अभी तक ये क्या है, एक ऑर्डिनेंस है। राइट, अभी भी ये कानून नहीं बना है। ऑर्डिनेंस तो कुछ दिन तक ही चलता है, उसके बाद एक्सपायर कर जाता है। करेक्ट। तो टाइमलाइन में आगे 15 सितंबर 2020, यहां पे लोकसभा में एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया लोकसभा ने, क्योंकि लोकसभा में करंट गवर्नमेंट का
मेजोरिटी है तो पास करना बड़ा आसान है। उन्होंने 15 सितंबर 2020 को पास कर दिया। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे। 17 सितंबर को और दो कानून को पास कर दिया गया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन बिल और फार्मर एम्पावरमेंट एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल। ये तीन बिल। तो देखो, इस तीनों बिल का मैं एक छोटा सा विश्लेषण आपको दे दूं। जो पहला वाला कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया, करेक्ट। अच्छा, अब जो बाकी दो कानून हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल और ये जो दूसरा वाला 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुआ, एक से किसान को यह आजादी मिला कि वो अब एपीएमसी के बाहर, जिसे आप मंडी के नाम से समझते हो, मंडी के बाहर वो अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकता है। जहां पे उसको वाजिब दाम मिले उस दाम में वो बाहर बेच सकता है। ये कानून कृषि किसानों को यह अधिकार दिया। दूसरा जो कानून है, कृषि किसानों को यह अधिकार दिया कि किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर समझाऊं तो ये है, लेट से मैं एक आलू उगाने वाला किसान हूं, तो लेस कंपनी मेरे पास आएगी और मुझे बताएगी कि आपके खेत में अगले 6 महीने में जितने भी प्रोड्यूस है वो हमारे हैं, आप उगाओ, हम खरीद लेंगे। मतलब मैं और लेस, क्योंकि लेस चिप्स बेचता है तो उनको आलू की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक एक प्री एग्रीड कंडीशन में बंध गए हैं। तो किसानों को ये सारा अधिकार इन कानूनों से मिला, लेकिन किसान इससे खुश नहीं थे। क्या थी उनकी नाराजगी, ये तो हम आगे देखेंगे। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा है कि ये दोनों कानून लोकसभा में पास हुआ है, सॉरी तीनों कानून लोकसभा में पास हुआ है। अभी भी इसे कानून बनने के लिए राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है। तो सितंबर 22 सितंबर 2020 को एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल को पास किया राज्यसभा ने, और 20 सितंबर को बाकी दो कानून को राज्यसभा से पास कर दिया गया, राइट। अब ये लोकसभा राज्यसभा का टेस्ट तो पास कर ही लिया है। इसके बाद सितंबर 26 और सितंबर 24 को अलग अलग समय में प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिया, मतलब प्रेसिडेंट एक्सेंट केम ऑन दिस थ्री बिल। अब ये सोए कानून बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सो सितंबर 27 2020 ये वो दिन था जब ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन में ये तीनों बिल को कानून का दर्जा मिल गया। मतलब अब इस कानून को देश में लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो ऑर्डिनेंस था, लेकिन अब ये कानून बन गया है। तो आई होप अब आपको समझ में आया है दिल्ली चलो कैंपेन धीरे धीरे इंटेंसिफाई क्यों हुआ है। बिकॉज पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। पहले वो ऑर्डिनेंस आया, फिर उसे लोकसभा में लाया गया, फिर राज्यसभा में, फिर वो प्रेसिडेंट के, मतलब जो फाइनल प्रोसेस होता है एक बिल को कानून में बदलने का, वो सारा प्रोसीजर सरकार ने किया। इसीलिए जो प्रोटेस्ट है वो भी इंटेंसिफाई हुआ। बढ़ेंगे आगे। नवंबर 25 2020 को देखो, तब एक ऑर्डिनेंस था, लेकिन अब ये दिल्ली चलो कैंपेन इंटेंसिफाई हो रहा है। नवंबर 25 2020 जस्ट कोविड के बाद का समय है, जहां पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, मतलब कोविड-19 प्रोटोकॉल्स थे। तो फार्मर यूनियन ने दिल्ली के पुलिस से उन्होंने परमिशन मांगा, लेकिन पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद भी आप फोटो में देख सकते हो, फार्मर्स नहीं रुके एंड दे वेर मार्चिंग टुवर्ड्स द नेशनल कैपिटल फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस थ्री लॉ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। और अब एक ना कुछ टाइमलाइंस देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे। नवंबर 28 2020, राइट, ये वो दिन था जहां पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ये बोलते हैं कि मैं जाके बात करूंगा, राइट। और उन्होंने किसान, मतलब जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान यूनियन, उनके लीडर से उन्होंने बात किया और उन्हें यह भी बताया कि आप अपने प्रोटेस्ट रास्ता में मत करो, आप हाईवे या हाईवे के वहां से उठ के आप जंतर मंतर जाओ। लेकिन बात तो नहीं बनी यहाँ पे, राइट। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 3 2020, यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से भारत सरकार ने पहली बार अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाया एंड दोनों के बीच में बातचीत हुआ। लेकिन जो होना था वही हुआ, कोई आउटकम नहीं निकला। वैसे ही दिसंबर 5 को भी सेकेंड मीटिंग हुआ, कोई बातचीत हुआ जरूर, लेकिन कंक्लूसिव कुछ नहीं हुआ। वैसे ही दिसंबर 8 2020 को
फार्मर्स ने भारत बंद बुलाया, राइट। अब ये इंटेंसिफाई और ज्यादा हो रहा है। फार्मर्स ने क्या किया, भारत बंद बुलाया। दिसंबर 11 2020 को भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट चले गए इन 3 कानून के खिलाफ। अब ये मामला सब्जुडाइज होने लगा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया दिसंबर 11 2020 को। फिर देखो दिसंबर 30 2020, ये वो दिन था, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, लेकिन 6th राउंड भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने फार्मर्स से बात किया, लेकिन बहुत ज्यादा कंक्लूसिव बात तो नहीं हुआ। एक 7वां राउंड भी हुआ, 8वां राउंड भी हुआ, लेकिन वो भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो आगे क्या होता है, देखो आगे ये होता है कि जनवरी 11 2021, अब समय में हम आगे बढ़ गए हैं, अब हम 2021 में आ गए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और यह कमेटी इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए काम करेगी। मतलब जो असल मुद्दा था वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी का यह मुद्दा था, ये जो डेडलॉक है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर यूनियन, इसको तोड़ना, क्योंकि उससे प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन इस कमेटी से ऐसा लगा कि मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। इस बीच कुछ लोगों को जेल में डाला गया। मतलब आगे आपको यह भी ध्यान होगा कि 26 जनवरी को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ, ट्रैक्टर रैली हुआ, रेड फोर्ट में बहुत सारे फार्मर्स आए, कुछ लोग अरेस्ट हुए। तो देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको वो सारा चीज़ नहीं जानना है, स्टोरी के फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ लोग जेल गए, कुछ लोगों को बेल मिला, कुछ लोगों को बेल नहीं हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए। ये जो कुछ लोग मैं कर रहा हूँ, इसमें फार्मर्स भी शामिल है, इसमें कुछ बीजेपी लीडर्स एंड लीडर्स के साथ चलने वाले लोग वो भी शामिल है, एंड कुछ पुलिस के लोग भी शामिल हैं। तो जख्मी ना केवल फार्मर हुआ, जख्मी तो यहाँ पे पुलिस भी हुआ, जख्मी तो यहाँ एक लीडर भी हुआ। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इसमें कुछ क्राइम भी हुए, वो भी दोनों तरफ से हुआ, फार्मर्स की तरफ से भी हुआ, लीडर्स की तरफ से हुआ। वैसे वो सारा तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, ये सड़क किनारे चल रहा था। ये कोई मामूली सड़क नहीं था, ये एक नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के ऊपर पे ये चल रहा था। इसमें लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि फार्मर्स ने इस हद तक, उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी चला दिया, जहां पे वो रेलवे को रोकने चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फार्मर हैज राइट टू प्रोटेस्ट इवन दो द मैटर इज सबजुडाइज, पीपल और द फार्मर हैज द राइट टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करो आप, लेकिन प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट की तरह करो, ऐसे मत करो कि जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट को ही देखना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस तरीके से रेल रोक के नहीं, इस तरीके से रास्ता बंद करके नहीं, क्योंकि इससे आम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बात यहां तक पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। बढ़ेंगे आगे और एक इंपॉर्टेंट वीडियो को देखेंगे। अब देखो, अब तक के स्टोरी में आपको यह समझ में आया कि यह मामला ना सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर पा रहा था, ना ही भारत सरकार, ना ही किसान संघ। तो किसान संघ और भारत सरकार आमने सामने खड़े थे, प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, तो किसी को तो कुछ बोलना था। तो हमारे देश में कौन बोलता है? हमारे देश में बोलने के लिए प्रधानमंत्री सामने आए, एंड उन्होंने क्या बोला ये आप उनकी जवानी ही सुन लो। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये किसने कहा था? 19 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सेम एड्रेस पे उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे जो
एमएसपी को लेके मुद्दा है उसके बारे में विचार करेगी, पहला। दूसरा उन्होंने ये बताया जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब जहां पे जीरो बजट, कोई कॉस्ट नहीं लगता फार्मिंग करने के लिए, राइट, लेकिन प्रोड्यूस से आप कमा सकते हो। तो ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए भी हम कमेटी बनाएंगे, मतलब सेम कमेटी, ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया कि डिटरमाइनिंग क्रॉप पैटर्न। तो आप देखो ये बता कौन रहा है, ये बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 19 नवंबर 2021 को, राइट। तो अब प्रधानमंत्री के बोलने से किसानों को, किसान संघों को ये समझ में आ गया कि अब देश में काम होगा। कानून तो वापस चले गए, लेकिन बात तो यहां खत्म नहीं हुई, बात तो यहां से एक दूसरी बात शुरू होती है। बढ़ते हैं आज आगे। मैं और देखते हैं कि क्या है। 12 जुलाई 2022 को, राइट, 12 जुलाई 2022 को भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है, किसके अंडर में? संजय अग्रवाल। अगर आप टाइमलाइन देखोगे, नवंबर से जुलाई, नवंबर 21 में प्रधानमंत्री ने बताया था, जो मैंने वीडियो दिखाया, और अब 12 जुलाई 2022 में, मतलब 8 महीने भारत सरकार को लग गए इस कमेटी को बनाने के लिए। तो इसके पीछे का वजह क्या है, इस वजह को आपको समझना है। तो जब ये सवाल ऑपोजिशन के लीडर लोकसभा में, राज्यसभा में गवर्नमेंट को पूछा गया, तो गवर्नमेंट से कोई जवाब ना मिलने पे उन्होंने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई से मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि ये डिले हुआ है इलेक्शन कमीशन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, आचार संहिता मतलब जिसे हम इलेक्टोरल प्रोटोकॉल कहते हैं वो लागू था, जिस वजह से ये नहीं हुआ। लेकिन इसमें सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के किसी भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, राइट। एंड भारत सरकार ने एक और रीजन बताया, रीजन ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका रिप्रेजेंटेशन कमेटी में होना था, वहां से कोई ये नहीं आया, रिप्रेजेंटेटिव नेम नहीं आया, जिस वजह से ये लेट हो रहा था। लेकिन कमेटी तो गठन हो गई, संजय अग्रवाल जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उनके चेयरमैनशिप में। आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोऑपरेटिव के लोग भी हैं, जैसे दिलीप सांघवी, जैसे विनोद आनंद, लेकिन किसान मोर्चा से कोई नहीं है, राइट। तो कमेटी तो बन गई, लेकिन बात तो इसमें बनने लायक नहीं दिख रही है अभी तक। देखते हैं आगे क्या हुआ। लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो ये फरवरी 6 2024 का न्यूज है, जहां पे भारत सरकार ने ये बताया कि जो कमेटी है ये 37 मीटिंग्स कर चुकी है, एंड इस कमेटी को अब पूरे प्रोसीडिंग्स के लिए भारत सरकार ने 35 लाख रुपए एलोकेट किए थे। लेकिन आप यहां पे एक चीज देखो, जो प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में कहा था कि हम एमएसपी का मुद्दा इस कमेटी के सामने रखेंगे, तो इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एमएसपी का कोई बात नहीं किया गया। तो इसका मतलब किसानों का जो एमएसपी लीगलाइज्ड, कि उनका तो यही कहना है कि एमएसपी को लीगल करो, एक लीगल स्टेटस दो, उसके बारे में कमिटी के पास कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। मतलब कमिटी को उस बारे में विचार करने के लिए कहा ही नहीं गया भारत सरकार से। तो उस कमिटी को बनाया क्यों गया? किस बात का 35 लाख, किस बात का 37 मीटिंग्स? तो जब ये चीज एक आरटीआई के थ्रू पूछा गया, ये चीज जब क्वेश्चन हवर के दौरान ऑपोजिशन के एमपीज पार्लियामेंट में सिटिंग गवर्नमेंट को सवाल पूछे, तो जवाब में ना मिला, राइट। एंड ये वजह बनता गया किसान आंदोलन का। तो शुरू में मैंने आपको जो दिखाया था, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये किसान आंदोलन फिर से क्यों हो रहा है, राइट। अब आपको रीजन समझना है। तो अब दो इशू हमारे सामने आया, एक है व्हाट इज द इशू विद द एमएसपी, ठीक है। दूसरा है वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसकेएम, राइट। ये दो सवाल हैं। देखते हैं एमएसपी का क्या इशू है। तो देखो एमएसपी का कुछ इस तरीके का इशू है, मैं आपको एमएसपी समझा दूं क्या है। एमएसपी इज नथिंग बट it is a price at which the government purchases crops from the farmer, providing them with an assured, आप बोल सकते हो, income
फॉर देयर प्रोड्यूस, ये है एमएसपी, राइट। तो अब इसमें क्या बात रह गया, तो इसको लीगलाइज करना है। लेकिन अगर आप 2004-5 और 2016 जिन्हें भारत रत्न के लिए नवाजा, मतलब नवाजने के लिए जिनका नाम प्रस्तावित किया गया भारत सरकार के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने ये C2+50% का फॉर्मूला दिया था। C2 का मतलब क्या होता है, इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसा मैं अपने जेब से लगा रहा हूं मेरे खेत में, एंड द रेंट ऑफ द लैंड। आपको पता है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अगर लैंड मेरा है तो भी मैं रेंट खुद को देता हूं, और अगर मैं किसी और के लैंड पे कर रहा हूं तो मुझे लैंड पे करना ही पड़ेगा। तो C2 का मतलब ये हुआ इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रेंट ऑन लैंड। इसके ऊपर में इसका जो भी कॉस्ट बनता है उसके ऊपर का 50% आपको लगाना है, एंड वो हो जाएगा आपका एमएसपी, राइट। तो इसका मतलब मेरे को अगर 100 रुपए का खर्च आ रहा है तो मैं निश्चिंत हूं, एमएस स्वामीनाथन के हिसाब से मुझे 150 रुपए भारत सरकार से मिलेगा मेरे प्रोड्यूस के पीछे, राइट। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है। तो इस एमएसपी को लीगल करने की बात की गई है। क्या करने की बात की गई है, लीगल करने की बात की गई है। लेकिन आप देखो, आप अगर देखोगे, मतलब आप तो करंट अफेयर पढ़ते ही हो, आप जब देखोगे कि एमएसपी का स्टेटस क्या है देश में, तो अगर आप देखो तो टोटल देयर आर 23 क्रॉप्स, ठीक है। बाइफोकेशन कुछ इस प्रकार है, उसमें 7 सीरियल है, 5 पल्स है, 7 ऑयल सीड्स है, एंड 14 कमर्शियल क्रॉप्स है। इनको एमएसपी भारत सरकार देती है। तो प्रॉब्लम कहां पे है, एमएसपी तो एनीवे मिल रहा है, चाहे लीगल हो या ना लीगल हो, एमएसपी तो मिल रहा है किसान को। तो प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम यहां पे है कि एक डेटा के हिसाब से, मतलब एक शांता कुमार कमिटी 2015 में अपने रिपोर्ट में क्या कहा था, फिर से मैं रिपीट करूं, मैं शांता कुमार कमिटी अपने रिपोर्ट में 2015 में उन्होंने भारत सरकार को यह कहा था कि एमएसपी का लाभ तो सिर्फ 6% किसान उठा रहे हैं, बाकी किसान तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एमएसपी का फायदा नहीं उठा पा रहे, तो बाकी किसानों को तो प्रॉब्लम होगा। अब शायद आपको समझ में आया कि इसका लीगल स्टेटस क्यों मांगा जा रहा है। अच्छा, इस पे कुछ और बात करते हैं लेटेस्ट डेटा के साथ। तो देखो, अब इसमें एक कैच है, कैच ये है कि एमएसपी में जो सबसे ज्यादा कोई किसान बेचता है वो है पैडी एंड व्हीट। तो पैडी एंड व्हीट इसलिए बेचता है क्योंकि भारत सरकार के एफसीआई गोडाउन में उन्हें स्टोर करने का जगह है, लेकिन बाकी क्रॉप्स का इतना बड़ा स्टोरेज का जगह हमारे पास नहीं है। इवन दो यू सी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, अगर मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, अगर कंट्री का रिक्वायरमेंट है 100 केजी, तो भारत सरकार 210 केजी खरीदती है हर साल। तो मतलब बहुत सारा हमारा प्रोड्यूस खराब हो रहा है हमारे एफसीआई के गोडाउन में। ये चैलेंज है भारत सरकार के सामने, सिर्फ 2 क्रॉप्स को लेके। अगर मैं सारे क्रॉप्स का बात बात करूं तो फिर बात अलग ही डायरेक्शन पे चला जाएगा, उतना तो जगह है ही नहीं हमारे एफसीआई गोडाउन में, राइट। पैसा तो बाद में आएगा, भारत सरकार के पास पैसा है कि नहीं है वो बात की बात, लेकिन सबसे बड़ा है स्टोरेज, क्या हम स्टोर कर पाएंगे। आज के दिन का जवाब है नहीं, क्योंकि हम जो अधिकतम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं एज ए कंट्री वो है पैडी एंड व्हीट, उसे स्टोर करने का ही प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, तो बाकी का तो आप छोड़ दो। अच्छा, इसमें आप देखो जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर ही प्रोटेस्ट ज्यादा करते हैं, बाकी देश के लोग क्यों नहीं करते। बाकी देश के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उतना इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जितना ये लोग कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो 75 से 80% पैडी एंड व्हीट का एमएसपी है ना, ये 2 राज्य अकेले लेके जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोडक्शन, करेक्ट। तो ये एक चैलेंज भारत सरकार के सामने है, राइट। तो इसमें और भी मल्टीपल इकोनॉमिक एंगल है, मतलब व्हेन यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद ग्लोबलाइजेशन, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। इस वीडियो का प्राइम मुद्दा है कि ये किसान आंदोलन का पीछे क्या एक्चुअल वजह है वो आपके सामने रखना, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो देखो जो लेटेस्ट डेटा है, अभी पार्लियामेंट में बताया गया कि पैडी एंड व्हीट टोटल 18 लाख करोड़ रुपए का खरीदा गया एमएसपी के दामों में पिछले 10 सालों में। 18 लाख करोड़ इज ए वेरी बिग अमाउंट, right, which is 2.5 times higher than 2004 to 2014। ये ऑफिशियल डेटा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आपको समझना है कि 2.5 गुना ज्यादा 18 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्पेंड किया है
in MSP in the last 10 years from 2014 to 2024 right now. ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी देखो यहाँ पे इस वीडियो में, मतलब इस वाले स्लाइड में, ये 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड्स, 4 कमर्शियल क्रॉप्स क्या क्या है वो आप देख सकते हो, छोटा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में अब तक आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन झूठा है, किसान आंदोलन का पूरा सच्चाई क्या है, ये समझ में आ गया, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई कंक्लूजन नहीं निकाल के दे रहा हूं, मेरा काम था आपको फैक्ट्स बताना, मैंने बता दिया। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कौन झूठा है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय।